हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सूरज और आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो हमारा सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि जो लास्ट ईयर हमारा एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा 17 नवंबर 2021 को हुआ था और जो हमारा शिफ्ट था शिफ्ट 1। ठीक है, इस साल से एसएससी जीडी का आपको जैसे पता है कि पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है। पिछले साल तक हमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, बट इस साल से क्या है, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज किलोग्राम, जो हमारा यहाँ पे वर्ड है किलोग्राम, इज रिटन एज। ठीक है, इस वर्ड को क्या किया गया है, इस कोड के साथ लिखा गया है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है, हाउ विल एयरक्राफ्ट विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है एयरक्राफ्ट है, इसे हम लोग किस तरह से कोड करके लिख सकते हैं। जो लॉजिक इस वाले में फॉलो हुआ है वही हमें अप्लाई करना है और जो हमारा आंसर है वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो स्टूडेंट को हिंदी प्रिफर करते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हिंदी में क्या बोल रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में किलोग्राम को इस कोड के साथ लिखा जाता है, तो एयरक्राफ्ट को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमारे कोई करेक्ट आंसर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस वर्ड का और इन दोनों के बीच में जो लॉजिक अप्लाई किया गया है उसे फाइंड आउट करना है और वही सेम लॉजिक को हमें इसके में अप्लाई करना है, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अल्फाबेट का जहां पे कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे आपको अल्फाबेट का जो पोजीशन वैल्यू है वो पता होना चाहिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में। अब जैसे कि अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूं, तो जैसे हमें पता है कि ए का जो पोजीशन वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसी तरह हम लोग आगे जाएंगे तो बी का होता है 2, इसी तरह और आगे जाएंगे तो सी का होता है 3 एंड सो ऑन। जब हम लोग जेड जाते हैं तो जेड का पोजीशन वैल्यू हो जाता है 26। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन वैल्यू है अल्फाबेट का। ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर क्या होगा कि आपका ज्यादा टाइम जा रहा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो। और यही अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो जेड का अगर पोजीशन वैल्यू 1 है, ठीक है, वाई का पोजीशन वैल्यू 2 है, तो सो ऑन ऐसे हम लोग जाएंगे तो ए का जो पोजीशन वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 26। ये हमारा क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर किसी को अभी तक ये याद नहीं है तो वो अभी एग्जाम से पहले अगर इसे अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे तो क्या होगा कि उनका क्या होगा, एग्जाम में काफी टाइम बच रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें पता है पोजीशन वैल्यू, तो जैसे हमारा पहला वर्ड क्या था, किलोग्राम। ठीक है, अब जैसे इसे क्या कोड किया गया है, L Z Q F N K H G। ठीक है, इसके साथ कोड किया गया। तो अब हमें अगर लॉजिक स्टैब्लिश करना है तो पहले हमें क्या करना होगा कि इनका जो रिस्पेक्टिव पोजीशन वैल्यू है वो हमें लिखना होगा, ताकि हमें जो लॉजिक है वो बहुत इजीली समझ में आए कि क्या अप्लाई किया गया है। अगर मैं जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 11, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, नीचे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों का हमने पोजीशन वैल्यू लिख लिया। ठीक है, अब देखोगे, अब यहाँ पे अगर आप लॉजिक फाइंड आउट करने का कोशिश करोगे तो देखो क्या बन रहा है। अगर हम लोग पहला देखते हैं तो चलो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे देखा ये +1 हो रहा है, क्या आगे यही सेम चीज कोई लॉजिक बन रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 26 है, फिर हमारा क्या है 12 है, फिर 17 है, मतलब कोई एक, अगर आप देखोगे तो इस तरह से तो हमें लॉजिक नहीं मिला। अब देखते हैं फिर क्या दूसरा क्या लॉजिक बन सकता है, पहले इसे मैं हटा लूं। ठीक है, पहले हमने देखा कि एक केस देखा कि क्या लॉजिक बन सकता है। ठीक है, दूसरा मैं क्या देख रहा हूं कि वो हमने देखा जो पहला हमने ट्राई किया वो नहीं स्टैब्लिश हो रहा। अब दूसरा हम लोग ट्राई करते हैं। अब जैसे कि हमारा यहाँ 11 था, यहाँ पे अगर -1 करते हैं तो ये हमारा आता है 10, और यही 10 हमें क्या है लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर से -1 करते हैं तो 8 है, यही देखो 8 यहाँ पे लिखा हुआ है।
-1 के साथ, फिर यहाँ -1 करते हैं तो हमारा क्या आता है 11, और वही 11 क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम एज इट इज आप देखोगे तो यहाँ 15 है, -1 करके 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 है, -1 करके 6 लिखा हुआ है, 18 है, -1 करके 17 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है। 1 मतलब कि ए जो है हमें जैसे पता है कि ए को हम या तो 1 या अगर हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो 27 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह इसे 27 मानूं तो 27 - 1 क्या होगा 26, वो यहाँ पे लिखा हुआ, एंड देन 13 में -1 करते हैं तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लॉजिक देखा कि जो हमारा रिस्पेक्टिव पोजीशन वैल्यू है उसमें -1 करके हमें रिवर्स ऑर्डर में इसे लिखना है। तो हमारा जो लॉजिक है, जो हमारा कोड यहाँ पे ये दिया हुआ था, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यही सेम चीज हमें अप्लाई करना है कि इस जो वर्ड का है हमें पोजीशन वैल्यू लिखना है, उसमें -1 करके उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि मैं इस वर्ड की बात करूं तो यहाँ पे हमारा क्या है एयरक्राफ्ट, इसका क्या लिखते हैं पोजीशन वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को हम लोग 1 और 27 जो है दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इसे 27 लिखते हैं, आई का क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे -1 कर देते हैं सभी में तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 26, 8, 17, 2, 17, 26, 5, 19। अब हमने देखा था यहाँ पे कि -1 करके क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि जो हमारा लास्ट वाला है पहले आ जाएगा, तो क्या होगा 19, 5, 26, 17। अब इसका रिस्पेक्टिव जो अल्फाबेट है वो लिख देते हैं S E Z Q, क्या हो गया सेकेंड, ठीक है। 17 का आएगा यहाँ पे Q, यहाँ पे S E Z Q B Q H Z, ठीक है। अब मिला लो कि कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन 3 जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है, S E Z Q B Q H Z, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या था कि पोजीशन वैल्यू लिखना है, उसमें -1 करना है और उसका रिवर्स ऑर्डर में उसे लिख देना है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड इज रिलेटेड टू सिंपल देन एज द सेम वे श्रिंक इज रिलेटेड टू, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का श्रिंक से रिलेशन दिया हुआ है, वही सेम रिलेशन हमें क्या है इसके साथ बताना है। तो अगर आप देखोगे वर्ड को देखोगे तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है, ये एक दूसरे के एंटोनिम है, मतलब एक दूसरे के विलोम है, ठीक है, विपरीत है। तो इसी तरह अगर हम लोग सेम चीज ये श्रिंक के साथ हम लोग अप्लाई करें तो श्रिंक का जैसे होता है हिंदी में क्या होता है सिकुड़ना, तो डेफिनेटली इसका जब हम लोग अपोजिट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा फैलना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन सेम कोडिंग डिकोडिंग का ही है, बट यहाँ पे अब क्या था कि वर्ड को नंबर के साथ कोड किया गया है, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इस वर्ड का नंबर इस नंबर के साथ कोड किया गया है, हमें फिर क्या करना है इस वर्ड का बताना है कि क्या रिस्पेक्टिव आएगा आंसर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे कि अगर आपको पता है सभी अल्फाबेट का पोजीशन वैल्यू तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसी तरह देख लोगे कि क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पहला हमारा क्या है n है, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन से बात करूं तो n का जो पोजीशन वैल्यू है वो क्या होता है 14 होता है, बट यहाँ 14 नहीं 13 दिया हुआ है। तो 13 का और n के साथ क्या रिलेशन है, अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आप देखोगे, ठीक है, मतलब Z1 मानोगे उसके बाद आप आओगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो n का जो पोजीशन वैल्यू होता है वो 13 होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, n = 13 होता है। और वही हमें सेम चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं O की बात करूं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में O का पोजीशन वैल्यू होता है 12, और वही आप देखो कि यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है, ठीक है। इसी तरह T का बैकवर्ड डायरेक्शन में जो पोजीशन वैल्यू होता है वो होता है 7, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। I का हमारा 18 होता है जो कि यहाँ मेंशन्ड है। O का क्या होता है 12, फिर यहाँ मेंशन्ड है। N का होता है 13। तो यहाँ पे हमने क्या स्टैब्लिश किया कि जो वर्ड है उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में जो पोजीशन वैल्यू है वो एक साथ लिख दिया गया है, वही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें जब हम लोग ये सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे ब्यूटीफाई का अगर आप देखोगे यही सेम लॉजिक का फाइंड आउट करने का। तो अगर आप देखो कि इसका अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको पता है पोजीशन वैल्यू, तो आप बहुत ही कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे बी का जो हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है वो होता है 25। देन ई की बात करूं तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 26, यू का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6, टी का हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। आई का कितना हो जाएगा 18, 21, ये हो जाएगा 2। अब आप मैच करवा लो कि कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। 2 5 2 2 6 6 7 1 8 2 1 2, ठीक है। ऑप्शन 1 एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, बस आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में सभी अल्फाबेट का पोजीशन वैल्यू लिखते हुए जाना था, वही हमारा आंसर आ जाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 फ्रेंड P Q R S T U V and W, ठीक है, 8 दोस्त हैं, सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, एक राउंड टेबल है, उसके चारों तरफ वो बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि आप पहले देख लो कि अगर सर्कुलर में सभी बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं, अगर सभी सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको राइट और लेफ्ट का पता होना चाहिए पोजीशन। इट मींस कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारा राइट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेटमेंट को धीरे धीरे पढ़ते हैं और जो भी हमें एग्जैक्ट पोजीशन दिए 8 लोगों का, उसे हम लोग पहले फिल कर लेते हैं, एंड देन जो हमारा स्टेटमेंट बच जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे हमें पहले क्या बोल रहा है कि P इज इन बिटवीन R एंड S, ठीक है। P R और S के बीच में बैठा हुआ है, बट एग्जैक्ट पोजीशन अभी इस स्टेटमेंट का हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे तीनों को प्लेस किया जाए, P R S, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, अभी थोड़ा लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, ठीक है। T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। जस्ट सपोज अब हम लोग ने कहीं पे भी W को, ठीक है, बैठा दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि T जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W है, मतलब यहाँ अगर W है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि W के अकॉर्डिंग लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो जब हम लोग लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो थर्ड जो पोजीशन है T वहां पे बैठा हुआ है। तो हमने क्या किया कि हमने इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट को फिगर में बैठा दिया है जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें फिर क्या बोल रहा है, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, ठीक है। यहां बोल रहा है Q जो है हमारा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S है, बट S का पोजीशन अभी तक हम लोगों ने फाइंड नहीं किया है, तो अभी हम लोग इसे फिर से थोड़ा बाद में देखते हैं। अब क्या हमें बोल रहा है, T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, ठीक है। अब देखो कि T और S के बीच में रिलेशन बोला है कि T जो है S के राइट में बैठा हुआ है और वो भी थर्ड पोजीशन पे, मतलब कि अगर ये थर्ड पोजीशन है, ये दूसरा है, ये 1 है, तो डेफिनेटली T यहाँ पे होगा। तभी जो है हम लोग इधर डायरेक्शन में जाएंगे तो ये T का राइट होगा, और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पोजीशन है जहां पे क्या है, T बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया है। हमारा जो येलो वाला है ये पार्ट अभी मिसिंग है, इसे हम लोगों को फिर से अभी देखना है। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, V इज बिटवीन U एंड W, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्या है कि V जो है U एंड W के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन अगर देखो यहाँ पे T ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहीं पे U होगा, तभी U एंड V के बीच में हम लोग V को स्टैब्लिश कर पाएंगे, बैठा पाएंगे। तो हमने क्या किया, ये वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमें क्या देखना है, इस वाले पार्ट को, ठीक है, जो हमने येलो से मार्क किया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। S का पोजीशन हमें क्या है, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, सॉरी यहां पे
क्या था, t इज टू द थर्ड राइट ऑफ s। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, या एक सेकेंड, यहाँ पे s था, क्योंकि यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, t सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ s। ठीक है, यहाँ s था, t ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट था, मैंने क्या किया था कि s को ही t लिख दिया था, तो ये एक्चुअली क्या था, s था। तो यहाँ पे अब क्या बोल दिया, इमीडिएट लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट s का कौन होगा, यहाँ पे होगा, तो q यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमारा क्या बच गया, ये वाला p इज बिटवीन r एंड s, तो डेफिनेटली यहाँ पे r होगा, तभी जो होगा क्या, r और s के बीच में p बैठेगा। अब हमने क्या किया, ये सारा फिल आउट कर लिया है। अब जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन s एंड w, s यहाँ है, w यहाँ, इसके बीच में कौन प्रेजेंट है, q, जो कि हमारे ऑप्शन 3 में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 q हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारा एक पेपर दिया हुआ था, उसे क्या किया है, पहले इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया, देन इस वाले पार्ट को इधर फोल्ड किया गया, और फिर क्या किया है, यहाँ पे कुछ कट लगाया गया है, पेपर को कट किया गया है। अब हमें क्या बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में ये फोल्ड हुआ था, अब हमें उसी तरह क्या करना है, अनफोल्ड करना है, और अनफोल्ड करने के बाद क्या फिगर बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस आपको क्या है, देखना है कि किस तरह से पहले पेपर फोल्ड किया गया था। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये फाइनल है। ठीक है, अभी ये हम क्वेश्चन में इस तरह से बताया कि इधर ये फोल्ड हुआ, फिर इधर फोल्ड हुआ, फिर ये कट लगाया गया। अब हम लोग अनफोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली पीछे की ओर से इधर से आएंगे, तभी हम लोग क्या है, एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो बता पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे हमें पता है कि ये इस तरह का पेपर है, यहाँ पे ये एक कट है, यहाँ पे एक कट लगाया है। अब हम लोगों को जब ये इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया था, तो डेफिनेटली पहले ये जो हमारा है अनफोल्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, और जब अनफोल्ड होगा तो डेफिनेटली ये जो सभी डायग्राम है वो इस वाले पार्ट में भी प्रेजेंट होगा। इस वाले पार्ट में भी आएगा। तो किस तरह से आएगा, तो डेफिनेटली जब ये अनफोल्ड होगा तो इस तरह का पेपर दिखेगा लास्ट में। यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा, यहाँ ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये अनफोल्ड होगा तो दो स्क्वायर है, तो डेफिनेटली दो स्क्वायर आएगा। और जब ये एक ट्रायंगल यहाँ पे था, तो ये इस तरह से आपको जब अनफोल्ड करेंगे तो ये दिखेगा। ठीक है, एंड सेम जब फिर हम लोगों ने ये पार्ट अनफोल्ड कर दिया, फिर ये इस डायरेक्शन में अनफोल्ड होगा, और ये जो हमारा सेम यहाँ पे जितने भी डायग्राम प्रेजेंट है वो एज इट इज फिर इस वाले पार्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मैच करवा लो कि इस तरह का आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ऑप्शन 1 ही है जो कि हमारा जो पैटर्न है उसे फॉलो कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। इन केस की अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, अगर आता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप ऑप्शन को भी क्या कर सकते हो, हटा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो जस्ट सपोज कि अगर यहाँ पे कट लगाया गया है, तो अगर ये अनफोल्ड होगा तो डेफिनेटली इस वाले पार्ट में तो ट्रायंगल आएगा ही, बट देखोगे ऑप्शन 2 में यहाँ पे ट्रायंगल प्रेजेंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से आप ऑप्शन 4 को भी हटा सकते हो। अब जैसे ऑप्शन 3, अब यहाँ पे अगर दो स्मॉल स्क्वायर टाइप का प्रेजेंट है, तो जब ये अनफोल्ड होगा तो डेफिनेटली इस साइड में भी ये आएगा ही, बट वही ऑप्शन 3 में वो नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन 1, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर सीरीज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या रिलेशन यहाँ पे किस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो नंबर सीरीज है वो फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 16 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, -7। ठीक है, 9 और 27 के बीच में हम लोग रिलेशन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, अगर 9 इंटू 3 करते हैं तो 27 आएगा। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, ये आपका है -8। ठीक है, अब अगर 19 और 76 के बीच का हमें रिलेशन बताना है, तो ये किस तरह से आएगा, तो 19 इंटू 4 अगर होगा तो ये आएगा 76। फिर इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, ये है हमारा -9। 67 और
335 किस तरह से आएगा, इंटू 5। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले क्या हो रहा है कि -7 -8 मतलब अल्टरनेट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो कि पहले -7 हुआ, फिर इंटू 3 हुआ, फिर -8 हुआ, मतलब यही कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, देन इंटू 4, देन फिर इधर -9, फिर इंटू 5। तो अब हमारा यहाँ पे अगला क्या आएगा, -10 के साथ आएगा, जो कि हमें क्या देगा, 325। तो इसका जो ऑप्शन 2 है 325 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक हमने डिस्कस कर लिया, क्या हो रहा है, -7 हो रहा है, फिर इंटू 3, फिर -8 इंटू 4, -9 इंटू 5, -10। इसी तरह फिर आगे जब आप जाओगे तो क्या होगा, इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से क्या है कि 3 जो ऑप्शन है वो सेम लॉजिक फॉलो करते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन जो होगा वो सबसे अलग होगा, वही अलग ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है, वही हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस को करना है तो आपको पोजीशन वैल्यू तो पहले लिखना ही होगा, तभी क्या होगा कि आप इजिली जो है फाइंड आउट कर पाओगे कि क्या किस तरह का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, 15, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया है इसका पोजीशन वैल्यू। अब देखते हैं कि क्या कुछ रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है, बन रहा है क्या। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 12 है, फिर 15 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 11 है, कुछ बना नहीं बना। यहाँ पे 5 है, 22, 9, 18, 3, 24, 7, 22, 8, 19, 12 और 15, कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो ये अभी हमने क्या किया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा था, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अब हम लोग ट्राई करते हैं बैकवर्ड को भी थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ऑप्शन 1 की मैं बात करूं, एल का पोजीशन वैल्यू होता है 12, और यही अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में 12 पोजीशन पे ओ आता है। इट मींस कि क्या है, ओ जो है, जो हमारा पहला लेटर है एल, उसका जो पोजीशन वैल्यू है वही उस वैल्यू का रिस्पेक्टिव बैकवर्ड डायरेक्शन में जो अल्फाबेट आता है वो नेक्स्ट में क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, ये हमें क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा हुआ है। देन इस नंबर के अकॉर्डिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में जो अल्फाबेट आता है वो है ओ आता है 12 पोजीशन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ओ लिख दिया गया। एंड देन यहाँ पे अब क्या है, पी लिखा हुआ है, मतलब क्या, 16। तो अब क्या है, यहाँ पे आप देखो कि ये क्या कर दिया गया है, +4। और अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बात करूं के का पोजीशन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, अगर 16 हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिख लिया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो 16 का है वो के को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देखो कि रिलेशन अब क्या बन रहा है। ठीक है, मैं मतलब फिर से बता देता हूं कि क्या है। एल का फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन वैल्यू होता है 12। ठीक है, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में 12 पोजीशन पे हमारा आता है ओ, तो यहां पे ओ लिख दिया गया। उसके बाद क्या किया, जो हमारा पहला लेटर था उसमें +4 किया, और जो हमारा आया क्या, 16 आया। 16 जो हमारा था पी का वैल्यू था, तो यहाँ पे पी लिखा, और जब पी हमने लिख लिया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर 16 के जगह पे हमें क्या आता है, 16 नंबर पे के आता है। तो इस तरह से फॉलो हो रहा है, मतलब कि जो हमारा पहला लेटर है उसी का जो पोजीशन वैल्यू है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिस्पेक्टिव अल्फाबेट उसके नेक्स्ट में लिख दिया गया है। देन पहला ही लेटर में +4 करके हमारा थर्ड लेटर आया है, और उसका जो पोजीशन वैल्यू है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिस्पेक्टिव अल्फाबेट होते हैं उस अल्फाबेट को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये यहाँ पे लॉजिक बन रहा है। अब देख लेते हैं क्या ये सभी कौन कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, तब क्या होगा कि हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है
इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन ए में तो देख लिया कि हमारा एल है, एल का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में 12 पोजीशन पे क्या आता है, ओ आता है, प्रेजेंट है। तो हमारा थर्ड जो लेटर क्या होगा, पहले पोजीशन पे +4 करो, वही हमारा थर्ड लेटर देगा। तो 12 + 4 16, तो ठीक है, 16 फॉरवर्ड में पी आता है, तो पी यहां लिखा हुआ है, और वही 16 बैकवर्ड डायरेक्शन में रिस्पेक्टिव अल्फाबेट के है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 1 तो भाई चलो ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। यहां पे देखो क्या है ना कि जो पहला लेटर है वो फिक्स है, और पहले लेटर के अकॉर्डिंग जो आगे के जो 3 लेटर है ओ पी के वो आ रहे हैं, यहां पे कैलकुलेट किए जा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वही सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन 2 में ई का पोजीशन वैल्यू क्या है, 5 होता है। और अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बात करूं तो 5 किस अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, वी को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ वी प्रेजेंट है। अब हम लोगों को थर्ड लेटर फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, पहले वाले लेटर में +4 करो। +4 मतलब 5 + 4 9, 9 किसे रिप्रेजेंट करता है, आई को करता है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर 9 किसे अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है 18, मतलब 18 का मतलब सॉरी आर को रिप्रेजेंट करता है, तो आर यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सेम लॉजिक 1 और 2 जो है फॉलो कर रहा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सी में देख लेते हैं। अब देखो कि अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना कि फर्स्ट लेटर जो है वो फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर फाइंड आउट किया जा रहा है। कैसे, जो हमें फर्स्ट लेटर दिया गया है उसका जो पोजीशन वैल्यू है, या बोला जाए कि ठीक है जो पहला लेटर है जो उसका पोजीशन वैल्यू है, उसी के अकॉर्डिंग आप बैकवर्ड डायरेक्शन में फाइंड आउट करो कि कौन सा अल्फाबेट आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड लेटर हो जाएगा। विद देन फिर थर्ड वाले को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाले में +4 करो, वो हमें थर्ड लेटर देगा। एंड देन फिर उसी अल्फाबेट का बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा अल्फाबेट आएगा, वो हमारा फोर्थ लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक पहले और दूसरे में अप्लाई हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे वाले में देखते हैं कि क्या यहाँ पे ये चीज फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि पहला हमारा लेटर क्या है, 3 सी है। और अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बात करूं तो क्या होगा, सी का पोजीशन वैल्यू होता है 3, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो हमें अगर 3 पोजीशन वैल्यू पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो वो आता है एक्स, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें थर्ड लेटर फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, पहले वाले पे +4 करना है, मतलब 3 + 4 7, 7 किसे रिप्रेजेंट करता है, जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जी का पोजीशन वैल्यू क्या है, 7 है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में 7th पे कौन सा अल्फाबेट आता है, वो आता है टी, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी। तो मतलब कि ये वी का तो जो लेटर हमें थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है ये तो फॉलो नहीं कर रहा। इट मींस कि यहाँ पे अभी ऑप्शन 3 जो है वो सबसे अलग है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। बट हम लोगों को क्या करना है कि अभी हमें ऑप्शन 4 में भी ये लॉजिक देखना है कि क्या ये अप्लाई हो रहा है या नहीं। अदरवाइज अगर फोर्थ ऑप्शन भी अलग हो जाता है तो फिर हमें कोई दूसरा लॉजिक स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो एच का क्या होता है पोजीशन वैल्यू, 8। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो 8 पोजीशन पे हमें क्या मिलता है, एस मिलता है, जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है। थर्ड वाले लेटर को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, 8 + 4 मतलब 12, और 12 एल को रिप्रेजेंट करता है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में 12th पे कौन सा आता है, ओ आता है। तो डेफिनेटली ऑप्शन 4 भी, ऑप्शन 1, 2 और 4 ये सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। जो सबसे अलग है ऑप्शन 3 है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मिरर इमेज का है। मिरर इमेज क्या, अगर देखो यहाँ पे हमें क्या है, ये वर्टिकली मिरर यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो वर्टिकली जब मिरर प्लेस किया जाता है तो जो हमारा राइट साइड वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरे जैसे कि क्या है, ये है हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो जो हमारे राइट साइड में है जैसे कि वाई, ये हमें क्या होगा, पहले दिखेगा मिरर में, तो ये वाई हो जाएगा। फिर ए इस तरह से दिखेगा। ये हमारा जो 5 है वो भी उल्टा हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। जी जो है हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, एक्स सेम एज इट इज दिखेगा, और एस जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप देख लो, मिला लो कि कहाँ पे ये ऑप्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है वो हमारा
ऑप्शन 3 जो है मैच कर रहा है, जो कि इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है कि ऑप्शंस को यहाँ पे प्लेस करना है और कौन सा एक सीरीज बनाएगा, एक फिक्स टाइप का सीरीज, वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो करते कैसे हैं कि हम लोगों को क्या करना है कि सभी ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, या हर एक ऑप्शंस को ये आप ब्लैंक स्पेस की जगह पे पुट करते जाओ और वहां पे आप देखो कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइप का सीरीज हमें मिल रहा है क्या। या दूसरा आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसी चीज को आप ऑब्जर्व करो तो आपको कुछ ना कुछ चीजें क्या है ऑप्शन फिल्टर आउट करने के लिए मिल जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, आर से पहले का ब्लैंक स्पेस हमसे क्वेश्चन में पूछा रहा है। आगे आप देख लो कि कहीं आर से पहले कोई अल्फाबेट दिया हुआ, देखो यहाँ पे आर यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे आर से पहले कौन है, डेफिनेटली एस है। तो अगर सेम सीरीज बन रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ भी आर से पहले क्या होगा, एस बन आ रहा होगा। अब देखो कि यहाँ पे एस के बाद क्या है, आर क्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पी फिर से आ गया, यहाँ पे भी पी प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक यहाँ पे ये बन रहा है पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, मतलब यहाँ क्या आएगा, पी एस आर क्यू। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एस आर क्यू, ये आ जाएगा पी एस आर क्यू। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक फिक्स टाइप ऑफ सीरीज बन गया, क्या है, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू। हमने किया कैसे, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि किया कैसे। यहाँ पे देखो कि ऑप्शन में, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे आर प्रेजेंट था और यहाँ पे आर से पहले क्या दिया हुआ था, एस दिया हुआ था। तो हमने ये एज्यूम किया कि अगर ये फिक्स टाइप ऑफ सीरीज अगर ये फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पे भी अगर आर से पहले एस है तो यहां पे भी आर से पहले एस आने के चांसेस है। अब देखो कि यहाँ पे हमने ये जब फिल आउट कर लिया तो हमें एक यहीं पे दिख रहा है कि पी एस आर क्यू, यहाँ पे एक सीरीज बनता हुआ दिख रहा है। तो यही सेम हमने आगे क्या किया, फॉलो कर लिया। तो यहाँ पी एस आर दिया हुआ ही था, पी एस दिया हुआ था, हमने आर क्यू पुट कर लिया। फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं पी एस आर क्यू, अब यहाँ पे भी पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू। ठीक है, तो हमने देखा कि ये एक पैटर्न बन रहा है। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने क्या क्या देखा, यहाँ एस आएगा, आर क्यू आएगा, एस आर पी क्यू एस, ये अगर ऑप्शन में प्रेजेंट है तो यही सेम पैटर्न बन रहा होगा। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर हमें कोई दूसरा लॉजिक फाइंड आउट करना होगा। तो मिला लेते हैं कि कोई ऑप्शन में है क्या, पी एस आर क्यू, एस आर पी क्यू एस, हमारा ऑप्शन 1 ही जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये हमने क्या किया था, आगे के पैटर्न को देखते हुए फिल आउट किया था। ऐसा नहीं है कि इससे हमारा करेक्ट आंसर ही आ जाएगा, बट क्या है कि आप सभी ऑप्शन को फिल करें फिर वहां पे पैटर्न फाइंड आउट करें, उसमें थोड़ा टाइम कभी कभी ज्यादा चला जाता है। और कभी क्वेश्चन में इसी तरह सेम सिंपल लॉजिक दिया हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे के लेटर्स को देखते हुए हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये चीजें आ सकती है। यहाँ पे जैसे मैंने देखा एस आ सकता था, फिर यहाँ पे सभी पैटर्न को देख के हमने आगे का भी फिल कर लिया। अब वही हमने फिर देखा कि ऑप्शन में क्या प्रेजेंट है या नहीं है। जस्ट सपोज ऑप्शन में ये नहीं होता प्रेजेंट तो हम लोग फिर दूसरा लॉजिक फाइंड आउट करने का कोशिश करते जिससे कि हमारा करेक्ट आंसर आता। बट हमने क्या देखा कि जो हमने फाइंड आउट किया था वो ऑप्शन 1 में ही प्रेजेंट था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट अपीयर्स टू बी वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे कथन निष्कर्ष दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2, बोथ कंक्लूजन 1 and 2, नीदर कंक्लूजन 1 और नॉट 2 फॉलोज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है तो वेन डायग्राम काफी इजी मेथड होता है। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम स्टार्स आर प्लैनेट्स। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक सर्किल बनाए, ये स्टार को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल क्या रहा है, सम स्टार्स आर प्लैनेट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा डायग्राम बन जाएगा, वेन डायग्राम।
फिर क्या बोल रहा है, सम प्लैनेट्स आर कॉमेट्स। हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन पढ़ते हैं और आंसर फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम कॉमेट्स आर प्लैनेट्स। सम कॉमेट्स, कॉमेट्स यहाँ पे है, प्लैनेट प्लैनेट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन है, तो डेफिनेटली कंक्लूजन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि ऑल स्टार्स आर कॉमेट्स। कॉमेट यहाँ स्टार यहाँ पे है और कोई भी स्टेटमेंट में फिक्स आपको जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बताया गया है, तो डेफिनेटली हम लोग श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि जो हमारा कंक्लूजन 2 है ये ट्रू होगा। तो इसके वजह से क्या है, जब तक इस तरह के क्वेश्चन में फिक्स मतलब श्योर अगर स्टेटमेंट में मेंशन ना हो कि इस तरह से चीजें बताई गई हैं, तब तक हमें क्या करना है, उसे एज्यूम करना है कि वो गलत ही है। जब श्योरिटी के साथ बोल दिया जाए तभी क्या है, हम लोग उसे करेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे क्या, स्टार और कॉमेट्स के बीच में रिलेशन नहीं बताया गया है, जिसके वजह से हम लोग नहीं बोल सकते कि कंक्लूजन 2 जो है ऑल स्टार और कॉमेट्स ये करेक्ट होगा या नहीं होगा। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, फॉल्स मानेंगे। तो हमारा कंक्लूजन 1 सिर्फ फॉलो कर रहा है और यही हमारा ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है फिगर सीरीज का। ठीक है, 1 2 3 फिगर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं कि क्या आ सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आप देखोगे कि पहले फिगर में क्या दिया हुआ है, STUV दिया हुआ है। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो पोजीशन है, नेक्स्ट वाले में रिवर्स हो गया, T इधर आ गया, S इधर आ गया, और जो बीच में स्पेस ब्लैंक था वहां पे यहाँ पे क्या किया है, इसने 1 को पुट कर दिया और U एंड V का पोजीशन सेम है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो क्या किया है, T का पोजीशन फिक्स कर दिया और इन दोनों के बीच का फिर क्या किया है, जो पोजीशन है मतलब क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में इनके बीच में जो ब्लैंक स्पेस था यहाँ पे 2 पुट कर दिया गया। मतलब कि आप देखो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कॉर्नर पे लेटर्स प्रेजेंट है उनकी पोजीशन को चेंज किया जा रहा है, और जिस साइड में चेंज हो रहा है उनके बीच में जो स्पेस है उनके बीच में नंबर से पुट किया जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों का हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में, अब देखो कि यहाँ पे T हो गया, इन दोनों का पोजीशन फिक्स हो गया, यहाँ पे U आ गया, यहाँ S आ गया, यहाँ पे 1 2 T हो गया। जब यहाँ तक हो गया, अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो लेटर्स है, ठीक है, इन्हें हम लोगों को स्विच करना है, और जो हमारा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखो 1 था 2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पे T एज इट इज फिक्स रहेगा, यहाँ पे U एज इट इज फिक्स रहेगा। इन दोनों को जब स्विच करेंगे तो यहाँ पे V आएगा, यहाँ पे S आएगा, यहाँ 1 फिक्स है, ये 2 फिक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप देख लो कि ऑप्शन में कहाँ पे प्रेजेंट है, T। तो जो हमारा ऑप्शन 4 है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा क्या हो रहा था, कि मैं एक बार फिर से बता दूं। जो लेटर्स थे कॉर्नर पे, इन दोनों के पोजीशन को स्विच किया जा रहा था, और हमने इस वाले पोर्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फॉलो हो रहा था, और यहाँ पे जो स्पेस था यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को पुट कर दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच को स्विच किया और यहाँ पे 2 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इन दोनों को स्विच करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राधा जो कि फीमेल है, ज्ञानेश मेल, हैव 3 डॉटर्स। ठीक है, नाम दे दिया गया है डॉटर्स का। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब जैसे कि मैं बनाते चलता हूँ, ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे बनाते चलते हैं कि किस तरह से चीजें हो सकती हैं। राधा है जो कि फीमेल है, मैं फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करता हूं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ज्ञानेश जो कि एक मेल है, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी 3 बेटियां हैं, ठीक है, डॉटर्स। नाम क्या है, पहले का मनुजा, तारिणी, नेक्स्ट है सुषमा।
अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट में, तारिणी इज मैरिड टू जय, मतलब इसका शादी हुआ है जय के साथ, जो कि एक मेल है, ये फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि तीनों डॉटर्स है, तो ये तीनों को मैं माइनस से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि हमें पता चले कि कौन मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला, सुषमा इज मैरिड टू अभय, सुषमा का जो शादी हुआ है वो किसके साथ हुआ है, अभय के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अखिल इज द थर्ड सन इन लॉ ऑफ ज्ञानेश, अखिल जो है ज्ञानेश का तीसरा सन इन लॉ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने तारिणी का हस्बैंड के बारे में जान लिया, सुषमा का जान लिया, एक मनुजा ही बच रही है, तो डेफिनेटली जो अखिल है मनुजा का हस्बैंड है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि अखिल हैज 2 चिल्ड्रन पीयूष एंड रानी, इन दोनों के 2 चिल्ड्रन है, जो एक का नाम है पीयूष, दूसरा का नाम है रानी, 2 चिल्ड्रन हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जय हैज 2 डॉटर्स रिचा एंड नेहा, जय मतलब यहां पे रिचा एंड नेहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मृदुल इज द ओनली सन ऑफ अभय, इन दोनों का एक ही बेटा है जिसका नाम है अभय। हाउ इज राधा रिलेटेड टू रानी, रानी यहां पे है, राधा यहां पे है, इन दोनों के बीच का क्या है हमें रिलेशन बताना है। अब रानी क्या है, मनुजा की बेटी है, या बेटा मतलब कुछ भी है, मतलब यहाँ पे हमें इन दोनों का अभी जो है जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग अभी उस चीज को नहीं देखेंगे। हमें क्या है कि यहाँ रानी और राधा का रिलेशन बताना है। राधा का हमें पता है कि ये कौन है, फीमेल है, जो कि कौन है, मनुजा की मदर है, तो डेफिनेटली जब रानी मनुजा, इन दोनों की चिल्ड्रन में से एक का नाम है रानी, तो अगर इन दोनों के बीच का मतलब रानी की जो माँ है मनुजा, उसकी माँ है राधा, इनके बीच में अगर रिलेशन हमें बताना है तो डेफिनेटली क्या होगा, मैटरनल ग्रैंड मदर, या हिंदी में बोले तो कौन होगी, नानी होगी। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे कि क्या है, ये राधा है, इसकी बेटी है मनुजा, और मनुजा का एक चिल्ड्रन का नाम है रानी, जो कि मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता है, बट इसकी मदर मनुजा, इसकी मदर राधा, तो डेफिनेटली रिलेशन क्या बनेगा, राधा जो है इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर होगी, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, नानी होगी, जो हमारा ऑप्शन 1 में दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले डिस्कस किया है, पिछले क्वेश्चन में सीरीज दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर जो है हमारे गिवन ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले पैटर्न समझने की कोशिश करनी है कि क्या यहाँ पे बनने के चांसेस है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नंबर सीरीज की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +18 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +20 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +22 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, +18 +20 +22, मतलब नेक्स्ट में क्या होगा, +24 आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 324, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में प्रेजेंट है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 years ago T was twice as old as P। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जस्ट सपोज कि अगर मैं प्रेजेंट एज की मैं बात करूं, तो जैसे यहाँ पे T है, T का हम लोग प्रेजेंट एज क्या एज्यूम करते हैं कि T ही है, और यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, P का बात है, तो P का भी हम लोग क्या प्रेजेंट एज क्या एज्यूम कर रहे हैं, P है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 years ago T was twice as old as P। ठीक है, मतलब कि 2 साल पहले, 2 साल की पहले की बात करें तो क्या हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, और क्या है, P का ट्वाइस है, तो मतलब P का 2 साल पहले क्या एज होगा, P-2 होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है P का करंट एज क्या है, P है, इसका डबल है। ठीक है, तो ये हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू ये स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, P इज थ्राइस एज ओल्ड एज R, मतलब P जो है वो R का एज से क्या है, 3 गुना है। अब क्या बोल रहा है, इन 5 years P विल बी 29, मतलब अगर 5 साल बाद अगर मैं बात करूं P की, तो ये क्या होगा, 29 के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू क्या है, 24 निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करंट एज ऑफ T। ठीक है, T का हमें बताना है, तो हमने देखो यहाँ पे ये एक
रिलेशन स्टैब्लिश किया हुआ है, पी का हमें पता है, इस चीज को यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, t माइनस टू इज इक्वल टू 2 इंटू 24 माइनस 2, जिसे इसे करेंगे तो 2 इंटू 22 जो कि 44 आएगा, तो t इज इक्वल टू 46 ईयर जो है हमारा आ गया आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन 4 में मेंशन्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46। तो p का प्रेजेंट एज कितना आया, t का कितना प्रेजेंट एज आया, 46 ईयर्स। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 6। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 डाइस का पोजीशन दिया हुआ है, 6 के अपोजिट में क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ 3 कॉमन है, ठीक है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या करो कि इस डाइस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नंबर है वो लिखते जाओ। क्या होगा, 3 क्लॉकवाइज में, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर हम लोग इधर से जाएंगे इधर तो ये क्या आएगा 4 आएगा। फिर इस वाले की मैं बात करूं, 3 दोनों में कॉमन था तो हम लोगों को 3 से ही स्टार्ट करना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, इसके बाद यहां से यहां जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 सब प्रेजेंट है, 6 नहीं है। इट मींस कि जहां पे यहाँ पे आप देखो 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, मतलब एक जगह पे ये क्या होगा 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख सकते हैं। अब हम ये क्या हो गया, ये रिस्पेक्टिव अपोजिट फेसेस का रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 4 के अपोजिट में 5 आएगा, 1 के अपोजिट में 2 आएगा, 3 के अपोजिट में 6 आएगा। हमें किसका पूछा गया था, 6 का। 6 का अपोजिट में क्या है 3 है, जो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और मैं फिर से बता देता हूं कि हमने यहाँ पे क्या किया। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो नंबर कॉमन होता है ना वहां से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नंबर आ रहे हैं उसे लिखते जाते हैं। अब देखो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो क्या हो, 3 के बाद 1 एंड देन 4, फिर यहां से हम 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि 4 के अपोजिट में 5 है, 1 के अपोजिट में 2 है, 3 के अपोजिट में अब देखो 3 तो होगा ही नहीं, डेफिनेटली जो एक नंबर बची है वही होगा, मतलब यहाँ पे 3 के जगह पे क्या होगा 6 होगा। हमें 6 का पूछा गया था तो इसके अपोजिट में क्या हो गया 3 है लिखा हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 दैट इज 3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सेम कोडिंग डिकोडिंग का। अब देखो कि जैसे हमने अभी तक ये पेपर जैसे डिस्कस किया है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का आई थिंक ये हमारा तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। तो इट मींस कि यहाँ से हमें तो पता चल रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम में। तो आपको अल्फाबेट पोजीशन जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज ये जो 2-3 क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो अगर आप इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आप अदर क्वेश्चन फिर नहीं बना पाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप उन चीज को अच्छे से कर लो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या पैटर्न बन रहा है, ताकि हम लोग जो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू जो कैलकुलेट करना है वो हम लोग बता पाए। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट को कोड किया गया है, इसके साथ हमें अब इस चीज का बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या है एब्स्ट्रैक्ट। पोजीशन वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 19 20 18 1 3 20। किससे कोड किया गया है, I I Y Y V D E U। ये क्या हो गया 9 9 25 25 V 4 5 केस। ठीक है, हमने लिख लिया पोजीशन वैल्यू हर एक अल्फाबेट का जो क्वेश्चन में था। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये +8, यहाँ पे +7, ये +6 +5 +4 +3 +2 +1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1। ये अभी तक हमने यहाँ पे देखा। अब बस यही सेम चीज हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो हमारा क्या वर्ड का फाइंड आउट करना है, INS
टी। ये क्या हो गया नंबर, अगर हम लोग लिखे तो 9, 14, 19, 20, 9, 14, 3, 20। क्या होगा हमारे पिछले लॉजिक के अकॉर्डिंग, यहाँ +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 17, 21, 25, 25, 13, 17, 5, 21। अब इस पोजीशन वैल्यू के रिस्पेक्टिव अल्फाबेट को लिखते जाओ। यहाँ क्या आ जाएगा, Q U Y Y M। अब ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो Q U Y M Q E U, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन 2 एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, ये हमें देखना है कि किस ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हर एक ऑप्शन को देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ऑप्शन 3 है, ये पार्ट अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये जो पार्ट है, देखो कि क्वेश्चन फिगर में जो दिया हुआ था वो ऑप्शन 3 में एग्जैक्टली यहीं पे मिल रहा है और अदर ऑप्शन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे हमें मदर्स दिया हुआ है, फादर दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है। अब हमें वेन डायग्राम में बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम इन तीनों के लिए करेक्ट है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई फादर है तो वो डेफिनेटली मैन तो होगा ही। ठीक है, ठीक है, तो इसका कैसा वेन डायग्राम बनेगा, ये अगर मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसी के अंदर में ये एक आएगा सर्किल जो कि फादर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है वे वैसे लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मैन और फादर दोनों है, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये वैसे लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मैन है बट अभी फादर नहीं है। ठीक है, और मदर जो है सबसे अलग होगी डेफिनेटली, तो ये हम लोगों ने क्या किया, मदर को बना दिया। अब ये आप देख लो कि कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 2 जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ठीक है, इन दोनों के बीच में जिस तरह से रिलेशन है वही सेम हमें इन दोनों के बीच में बताना है, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। सेम लॉजिक पैटर्न क्रिएट होना चाहिए जो कि इन दोनों के बीच में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भाई अल्फाबेट में पोजीशन वैल्यू, उसी से हमें क्या है कि सिर्फ पोजीशन, अगर आप अल्फाबेट से देखोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो कि क्या लॉजिक बन रहा है। तो इसीलिए आप नंबर लिखते जाओ, हर एक का रिस्पेक्टिव नंबर जो पोजीशन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि क्या लॉजिक बन सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एम का मेथड, ये क्या है 13, 5, 20, इसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इसके साथ क्या है ओ I Z P Y P 15, 9, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या बन रहा, क्या हो सकता है लॉजिक। तो ये क्या है आपका +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, +8 हो रहा है, +10 हो रहा है, +12 हो रहा है। ठीक है, हमने देख लिया। अब यही सेम चीज क्या करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं।
नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं, अगर नंबरिंग इसका कह रहे हैं हम लोग पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो ये होगा 14, 15, 18, 13, 1, 12। क्या हो रहा था यहाँ पे, +2 +4 +6 +8 +10, मतलब +2 +4 +6 +8 +10 +12। तो इसके रिस्पेक्टिव में क्या आएगा, ये आएगा 16, 19, 24, 21, 11, 24। P S X K, और यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, इस जगह पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में थोड़ा, ये आएगा P S ठीक है। तो ये चीज बन रहा था PSX UK ठीक है। तो ऑप्शन ए जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक हमने देखा क्या हो रहा था, +2 +4 +6 +8 +10 +12 ठीक है। ये इस तरह से ये लॉजिक बन रहा था, तो वही हमने अप्लाई किया इसमें, जो हमारा यहाँ वर्ड दिया हुआ था, कहाँ गया ये, और जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाला था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 फ्रेंड A B C D E and F आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, जस्ट सपोज 6 लोग हैं, हमने यहाँ पे बना लिया 3 4 5 6 ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, लेफ्ट की ओर होगा, ये राइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने क्या करना है, B सिट्स बिटवीन F एंड C। यहाँ पे आप देखो कि B जो है F एंड C के बीच में है, बट एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ प्लेस करना वो हमें नहीं पता चल रहा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। ठीक है, मतलब कि ऐसे मैं अगर रफ में इसे लिखूं तो क्या बोल रहा है, E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, मतलब अगर हम लोग C को कहीं पे भी प्लेस करते हैं तो E का पोजीशन क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ C, मतलब कि 1 2 3, C का राइट इस साइड में होगा, इट मींस कि E क्या है, थर्ड पोजीशन पे राइट में, तो मतलब C के बाद 2 ब्लैंक स्पेस मैंने दिया है और E को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, D इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ E। जो D है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ E है, मतलब E का लेफ्ट इस साइड होगा, तो यहाँ पे D प्रेजेंट है। अब क्या बोल रहा है, D इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट टू द E हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, अभी सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट को अभी तक हमने नहीं अप्लाई किया है, बाकी सभी को इस यहां तक, अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक हमने अप्लाई कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट बन रहा है। अब हमें क्या बोल रहा है, B सिट्स बिटवीन F एंड C। अब जो है B जो है F एंड C के बीच में है। अब जब सपोज किया हमने 4 तो पता चल गया, टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, हमें किसका बच गया, B का बच गया है, और F का पोजीशन जो है बच गया, ये F है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, B और F को प्लेस करना है, तो हमारा जो ये अरेंजमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, B सिट्स बिटवीन F एंड C। B जो है F और C के बीच में है, तो अब हम लोग देखो अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं F का पोजीशन, B का पोजीशन, तो क्या चांसेस हो सकते हैं, किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, जस्ट सपोज ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, जस्ट सपोज यहाँ पे हम लोग इसे पुट कर दें, जो हमारा है यहाँ पे हमने E को बैठाया, यहाँ D को बैठाया, यहाँ पे C होगा। अब हमारे पास पोजीशन कौन सा बच रहा है, 1 2 3 बच रहा है। अब हमें पता है कि B जो है F और C के बीच में है, तो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे F को डालते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग F प्लेस करते हैं, तो B F और C के बीच में कोई भी पोजीशन वैकेंट नहीं रहा है जहां पे हम लोग B को प्लेस कर पाए, क्योंकि स्टेटमेंट में ऑलरेडी बोला हुआ है B जो है F और C के बीच में है। तो इट मींस कि F तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर F यहाँ हो जाएगा तो F और C के बीच में कोई भी ऐसा वैकेंट स्पेस नहीं बचेगा जहां पे हम लोग B को प्लेस कर पाए। इट मींस कि अगर हमें ये पोजीशन लाना है तो F को डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये एक वैकेंट स्पेस बचेगा जहां पे हम लोग B को प्लेस कर पाएंगे, और ये हमारा स्टेटमेंट जो है फुलफिल होगा कि B जो है F और C के बीच में है।
ठीक है। हमने देखा, देखो इस स्टेटमेंट के अलावा आगे के स्टेटमेंट को जब हमने अप्लाई किया तो हमें ये सीटिंग अरेंजमेंट मिला। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था। यहाँ एफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर एफ यहाँ पे होगा तो बी के लिए पोजीशन हमारे पास बच ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है बी सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, तो इसके वजह से एफ यहाँ नहीं होगा। और हमें वो स्टेटमेंट को अगर जस्टिफाई करना है तो एफ को यहाँ पे बैठना होगा, तभी जो है बीच में एक स्पेस बचेगा जहां पे बी को हम लोग पुट कर सकते हैं, और वो हमारा स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई होगा कि बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा बच गया? ए बच गया। ए का हमने अभी तक कहीं पे भी प्लेस नहीं किया है, तो डेफिनेटली ए जो होगा यहीं पे होगा। तो ये हमारा जो फाइनल सीटिंग जो अरेंजमेंट था वो बन गया है। अब हमें जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो हम लोग इजिली बता पाएंगे कि कौन सा हमारा क्या आंसर हो सकता है। तो इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या था? सी था। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब यहाँ पे बी है, सेकंड फाइंड आउट करना है राइट साइड में, तो ये हमारा ए जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड राइट की ओर में, तो हमारा ऑप्शन जो 3 है ए, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमें आंसर ए आ रहा है जो हमारे ऑप्शन 3 में मेंशन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो बाकी सभी को पहले देख लेते हैं। तो क्या है कि अगर आप यहाँ 28 को देखोगे और यहाँ पे 29 को देखोगे, दोनों का अगर आप ऐड करते हो 28 और 29 को, तो हमारा क्या आता है? 57। इट मींस कि ये दोनों का सम वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन दोनों को जब आप सम करते हो तो जो हमारा 72 है वो हमें मिलता है। ठीक है, यही सेम लॉजिक अब हमें क्या करना है, जो हमारा इस रो में है इसमें अप्लाई करना है। तो हमें क्या है, 33 प्लस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 68। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 68 में 33 को माइनस करो, सेकेंड, क्वेश्चन मार्क का अगर बताना है तो 68 में 33 को माइनस करो, यहाँ आएगा 5 और ये आएगा, तो 35 जो कि हमारे ऑप्शन सी में है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों का सम वैल्यू इधर था दिया हुआ, इन दोनों का सम वैल्यू इधर मेंशन्ड है, तो वही सेम लॉजिक हमने जब फाइंड आउट किया तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 35, जो कि हमारे ऑप्शन 3 में मेंशन्ड है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये फिर हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या है? अल्फाबेट सीरीज है। तो अभी तक इस पेपर में हमने क्या देखा? कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, चाहे वो नंबर सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज हो, इससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो इन सारे टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से करना है। उसके बाद फिर सिटिंग अरेंजमेंट पे हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि उस तरह के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो और हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, अगर आपको पोजीशन वैल्यू अच्छे से याद है ना, तो इस तरह के जो छोटे छोटे लेटर दिए हुए हैं ना, इनमें तो आप बिना पोजीशन वैल्यू लिखे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हो क्या रहा है, यू है, यू का पोजीशन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? 21, और सी का क्या होता है? 3। अगर मैं बात करूं ए का पोजीशन वैल्यू, तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ए का पोजीशन वैल्यू 27 रखूं और ई का यहाँ पे 5, जी का क्या हो जाता है? 7, 7, ये 13। मैं लिखते चलता हूं, जैसे 21 और 3 दिया हुआ था, ये क्या है? मैंने यू और सी का पोजीशन वैल्यू लिखा है। उसके बाद ए और ई का लिखता हूं, तो ए को हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं? 27, ई का हो गया 5। फिर जी का मैं बात करूं तो 7, 7, 13, 9, 19, 11। ठीक है, हमने यहाँ पे सभी लेटर्स का पोजीशन वैल्यू लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? +6। ठीक है,
अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे ए को हम लोग देखो 1 और 27 में से कोई भी लिख सकते हैं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या नीड है। यहाँ पे आप 1 रखो या 27 रखो, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, तो हमारा ये आएगा। फिर यहाँ पे ये +6 आएगा, हो रहा है। फिर यहाँ पे ये +6 हो रहा है। अगर मैं इस सेकेंड लेटर की बात करूं तो देखो ये +2 +2 +2 +2, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इसमें बात करूं मैं यू और सी में, तो हर एक पहले लेटर में +6 हो रहा है और दूसरे लेटर में +2 हो रहा है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो एस के का पोजीशन वैल्यू क्या है 19 और 11, तो यहाँ पे +6 होगा तो ये क्या आएगा 25, और ये +2 होगा तो ये क्या आएगा 13। एक सेकेंड, ये क्या आएगा 13 आएगा। और 13 25 किसका जो अगर रिस्पेक्टिव अल्फाबेट हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा y होगा, 13 क्या होगा m होगा, जो कि y m हमारे ऑप्शन 2 में प्रेजेंट है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले लेटर पे +6, सेकंड लेटर पे +2, ये लॉजिक है, उसी को हमने जब अप्लाई किया तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 y m करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, और हमें आंसर बताना। तो जैसे कि हमें पता है कि डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सारे वर्ड अरेंज्ड होते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे CRE हर एक में पहले तो कॉमन है, तो हम लोग इन 3 लेटर के अकॉर्डिंग तो इनका पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 3 लेटर्स को अभी नहीं देखेंगे जो स्टार्टिंग के 3 है, ठीक है। हम लोग 4th लेटर के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे, पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के 3 लेटर सभी में कॉमन है, तो बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 4th लेटर की हेल्प लेंगे। तो 4th लेटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा क्या है, डी है, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 4 में तो डी कॉमन है, बट यहाँ पे एक का ए है, तो डेफिनेटली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए वाला वर्ड पहले आएगा। तो इट मीन्स कि जो सेकेंड वर्ड है ये हमें हमारा पहला पोजीशन पे आएगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, 1, 3, 4 के और 5 में डिसाइड करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो अब हम लोग 4th लेटर के अकॉर्डिंग तो ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि कौन सा पहले आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5th लेटर का हेल्प लेंगे। अब 5th लेटर के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे 5th लेटर हमारा क्या है, आई है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, आई है, यहाँ पे भी क्या है, आई है, यहाँ पे ई है। तो डेफिनेटली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई वाला जो लेटर है वो पहले आएगा इन चारों के अकॉर्डिंग। तो मतलब कि 2 के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आएगा क्या आएगा, 5 वाला आएगा। इसके अकॉर्डिंग अब 5 हमारा खत्म हो गया, इसका हमने पोजीशन जो है फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, 1, 3 और 4 के बीच में डिसाइड करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5th का तो हम लोगों ने हेल्प ले लिया, अब हम लोग 6th लेटर के पास जाएंगे, जिससे कि हम लोगों को फाइंड आउट करने में हेल्प मिले कि कौन सा पहले आएगा। तो आई को यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, टी बी टी, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे बी वाला जो पार्ट है वो पहले आएगा, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, 2, 5 के बाद कौन सा आएगा, 3 वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब देखो कि हमने यहाँ पे 3 वर्ड का तो पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। अब अगर ऑप्शन में इनके थ्रू अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन मार्क कर पा रहे हैं तो हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे और अपना करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। अदरवाइज अगर रिक्वायर्ड होगा तो फिर हम लोगों को क्या है, पहले और चौथे वाले में पोजीशन फाइंड आउट करना होगा कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा। बट अब देखो कि 2, 5, 3 सिर्फ ऑप्शन 3 में ही प्रेजेंट है, तो यही हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। इन केस के अगर किसी और ऑप्शन में 2, 3, जैसे यहाँ पे 2, 5, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 3 होता तो हम लोगों को फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना होता। अब हम लोग यहाँ पे टी का हेल्प ना लेके फिर आगे वाले में डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, तो डेफिनेटली हमारा 4th वाला पार्ट है ए के अकॉर्डिंग पहले आएगा।
और ये हमारा हो जाएगा लास्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 3 है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो कि हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड इफ ए मींस, अगर ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब है डिवाइड, तो हमें क्या करना है कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा करेक्ट है। मतलब LHS इजिकल टू RHS एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। यहाँ पे जहां बी है यहाँ पे क्या करना है, हमें बी माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर एक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या है कि इसका बता पाएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शन के हेल्प से आप जा सकते हो। देखो कि क्या है कि बड़े बड़े नंबर है जैसे 66 है, 54 है, ये एक्चुअली आपका जो है प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होने के ज्यादा चांसेस है। अदरवाइज अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किया तो आपको हर एक इक्वेशन में क्या है कि बी के जगह पे माइनस, डी के जगह पे डिवाइड, सी के जगह पे मल्टीप्लीकेशन, ये पुट करना पड़ेगा एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या 135 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर हम लोग को ऑप्शन 2 में चेक करना होगा, फिर हम लोगों को ऑप्शन 3 में चेक करना होगा, देन हम लोगों को फिर ऑप्शन 4 में चेक करना होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें बताना होगा कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो मेथड है सॉल्व करने का यही है, आप हर एक जगह पे पुट करो एंड देन बताओ कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि थोड़ा ऑप्शन के हेल्प से अगर मैं यहां पे अगर सोचूं कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा होने के चांसेस है, तो देखो कि यहां पे डी का मतलब क्या है, डिवाइड है। तो ऑप्शन 3 की मैं बात करूं तो यहां पे अगर डिवाइड होगा तो डेफिनेटली 45 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम लोग करते हैं तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आने का चांसेस है। तो यहाँ पे हमें क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमने क्या किया 45, सी का क्या मतलब है, सी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है प्लस 14। यहाँ पे हमें क्या है एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है जो कि है 9, फिर 9 इंटू 7 करेंगे तो ये आएगा 63 एंड देन प्लस 14, तो हम लोगों को ये क्या कर रहा है 77। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन 3। बट मैंने किया क्या कि देखो कि मैंने थोड़ा सा ऑप्शन देखा, हमें पता है कि डी का मतलब क्या है, डिवाइड। यहां पे अगर डिवाइड हम लोग पुट करते हैं तो 7 डिवाइडेड बाय 14, तो यहाँ पे 1/2 आने के चांसेस है। मतलब लेकिन यहाँ पे आप देखो हर एक का एग्जैक्ट वैल्यू है 1 और डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि ऐसा चांसेस है कि आगे पॉइंट डेसिमल में भी वैल्यूज आ सकता है। इसलिए क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑप्शन 2 थोड़ा सा स्किप किया था। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ डेसिमल में ही आएगा, हो सकता है कि इधर कोई ऐसा नंबर हो प्रेजेंट जहां पे ये डेसिमल वैल्यू ना दे, बट इस तरह से हम लोग क्या ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करो, हर एक के जगह पे जो रिस्पेक्टिव वो मल्टीप्लीकेशन से जो सिंबल्स है, मैथमेटिकल सिंबल्स बोल रहे हैं, उन सभी को पुट करो और कैलकुलेट करो और कौन देखो कि कौन सा हमारा LHS इजिकल टू RHS कर रहा है, और इस तरह से हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 है। मैंने क्या किया, सभी जगह जो डायरेक्टली जो डी का डिवाइड का मतलब है, सी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उसे पुट किया और हमने देखा कि ऑप्शन 3 77 दे रहा है। अदर ऑप्शन में आपको ये चीजें नहीं आएंगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 135 नहीं आएगा, यहाँ पे 77 नहीं आएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसी तरह इनके बीच में भी रिलेशन है, वही हमें फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ सकता है। ठीक है, तो अब अगर आपको थोड़ा सा पता है तो 16 का स्क्वायर जो होता है, मतलब 16 इंटू 16 ये हमारा 256 होता है, और वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, जो हमारे ऑप्शन 1 में प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 441 ऑप्शन 1। ठीक है, लॉजिक क्या था, स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 256, 19 इंटू 19 361, इसी तरह क्या होगा 21 इंटू 21 441।
तो जो हमारा ऑप्शन 1 में प्रेजेंट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यही थे हमारे 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी के 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। आई होप कि इससे आपको आइडिया मिला होगा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का आपने देखा कि 2-3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले, सीरीज से मिले, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब एसएससी में। तो इन टॉपिक पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस रीजनिंग के छूटे नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।